अस्सलाम वालेकुम। आज हम रशियन फार्मलिज़म को डिस्कस करेंगे। ये थ्योरी रशिया में इमर्ज हुई अर्ली 20th सेंचुरी में और इसका मेन फोकस था रशियन फार्मलिज़म का फोकस था टेक्स्ट के ऊपर। की टू अंडरस्टैंडिंग लिटरेचर लाइज विद इन टेक्स्ट, कि इनका मेन फोकस सिर्फ और सिर्फ टेक्स्ट के ऊपर ही था। ये इंटरेस्ट रखते थे हाउ में, कि हाउ ऑफ लिटरेचर, कि लिटरेचर किस तरीके से कैसे काम करता है, कैसे बनता है। जो मेन फिगर्स थे इस रशियन फार्मलिज़म के साथ जो एसोसिएट थे वो थे विक्टर शेक्लॉस्की, रोमन जैकब्सन, बोरिस एचिंगबम। मूवमेंट जो थी वो एसोसिएट करती है ओपियाज के साथ, जो कि सेंट पीटर्सबर्ग में मौजूद थी। ये सोसाइटी थी फॉर स्टडी अ पोएटिक लैंग्वेज और इसके मेंबर्स थे विक्टर शेक्लॉस्की, बोरिस एचिंगम। और दूसरी एक सोसाइटी थी मॉस्को लिंग्विस्टिक सर्कल, इसको चेयर करते थे एक शायर थे ओसिप ब्रिक, लेकिन डोमिनेट करते थे सोसाइटी को रोमन जैकब्सन। ये ग्रुप्स आपस में मिले, इन्होंने आइडियाज़ को डिस्कस किया और यही बेस बने रशियन फार्मलिज़म की। मेन आइडियाज़ क्या थे? रशियन फार्मलिज़म का पहला आइडिया है लिटरेरीनेस। ये कंसेप्ट दिया था रोमन जैकब्सन ने और यही कोर कंसेप्ट है कि क्या चीज़ टेक्स्ट को लिटरेरी बनाती है, क्या चीज़ इसे दूसरी राइटिंग से अलग करती है। रशियन फार्मलिस्ट ये बात मानते थे कि जो लिटरेरीनेस है वो सब्जेक्ट मैटर में लाइज नहीं करती, बल्कि किस तरीके से ज़बान इस्तेमाल होगी उसमें ये लाए करती है। मिसाल के तौर पे आपने एक आम सी चीज़ को भी इस तरीके से लिखना है कि वो लिटरेरी लगे, वो एक शायरी लगे, वो पोइट्री लगे, वो आम जर्नलिज़म की लैंग्वेज से या साइंटिफिक रिपोर्ट से अलग लगे। तो ये था लिटरेरीनेस। फिर कंसेप्ट आया डीफेमिलराइजेशन का। ये कंसेप्ट विक्टर शेक्लॉस्की ने दिया और ये इम्पॉर्टेंट फिगर भी थे रशियन फार्मलिस्ट के। इसका मतलब डीफेमिलराइजेशन का ये है मेकिंग स्ट्रेंज और एस्ट्रेंजमेंट। ये एक टेक्निक थी जिससे आर्ट जो है वो ऑर्डिनरी चीज़ को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बना के हमें दिखाता है। मिसाल के तौर पे मैं अब आपको ये बताऊं कि आपने एक दरख्त को बयान करना है या एक कुर्सी को बयान करना है, तो आप दरख्त को इस तरीके से बयान करें, गेट के साथ मौजूद लकड़ियों का ढांचा आधा साया देता हुआ कई सदियों से मौजूद। मतलब दरख्त को इस तरीके से आपने बयान करना है कि वो थोड़ा स्ट्रेंज लगे, आम सी चीज़ को भी आप स्ट्रेंज बना के बयान करें। इसी को फेमिलराइजेशन का नाम दिया इन्होंने रशियन फार्मलिज़म वालों ने। नेक्स्ट है फोर ग्राउंडिंग। ये लिटरेचर के अंदर इस्तेमाल होती है किसी चीज़ को स्टैंड आउट या किसी चीज़ को प्रोमिनेंट बनाने के लिए। मिसाल के तौर पे जो फर्स्ट लाइंस हैं अ टेल ऑफ टू सिटीज़ नावल की, इट वाज द बेस्ट ऑफ टाइम, इट वाज द वर्स्ट ऑफ टाइम। तो ये फोर ग्राउंडिंग की एक एग्जांपल है। फोर ग्राउंडिंग लिटरेचर में तब यूज़ होती है जब आप किसी चीज़ को प्रोमिनेंट करें, किसी चीज़ को अटेंशन दें। नेक्स्ट है रशियन फॉर्मलिस्ट थे, इन्होंने इंपॉर्टेंस दी लिटरेरी फॉर्म को ओवर कंटेंट। ये बात कहते थे कि हमारे नज़दीक कंटेंट इतना इम्पोर्टेंस नहीं है, हम लिटरेरी फॉर्म को टेक्स्ट पर ज़्यादा इम्पोर्टेंस देंगे। इन्होंने फोकस नहीं किया कि टेक्स्ट के में कौन सा मैसेज पॉलिटिकल, सोशल और साइकोलॉजिकल मैसेज दिया जा रहा है, ना ही इनका फोकस था आथर की लाइफ के ऊपर। इनका सिर्फ और सिर्फ फोकस था टेक्स्ट के ऊपर। फिर कंसेप्ट आया प्लॉट और स्टोरी का। प्लॉट को रशियन फार्मलिज़म में सूजेट कहा गया और स्टोरी को फैबुला कहा गया। अब प्लॉट क्या थी? प्लॉट ये जो बेसिकली डिस्टिंक्शन है ये बोरिस टोमाहास्की ने दिया। और प्लॉट जो है सिंपली क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स है एक नैरेटिव के, एक नरेशन के अंदर। मिसाल के तौर पे स्टोरी के अंदर आपने करना क्या है कि आपने तरतीब से वाक़यात को लिखना है और क्रोनोलॉजिकली लिखना है कि 2010 में इस स्टोरी में ये हुआ, 2015 में स्टोरी में ये हुआ, 2020 में स्टोरी में ये हुआ। और जो प्लॉट है, प्लॉट जो है प्लॉट को इस तरीके से बयान किया गया कि प्लॉट के अंदर जो स्टोरी है वो किस तरीके से ऑर्गेनाइज होगी एक टेक्स्ट के अंदर।
जो ऑथर है वो मुख्तलिफ़ इवेंट्स को लेगा और उनको एक सर्टेन ऑर्डर में बयान करेगा और सर्टेन डिवाइसेस के ज़रिए, ताकि इसका एक ख़ास इफ़ेक्ट हो रीडर के ऊपर। जो पर्पस है स्टोरी और प्लॉट का वो डिफरेंट होगा और इसका इफ़ेक्ट भी रीडर के ऊपर डिफरेंट होगा। नेक्स्ट है मोटिव्स एंड डिवाइसेस। रशियन फार्मूलिस्ट ये बात मानते थे कि जो लिटरेरी वर्क्स है वो कंस्ट्रक्ट किया जाता है स्पेसिफिक डिवाइसेस पर, और इन्हीं को हम लिटरेरी टेक्निक्स और कन्वेंशन कहते हैं। साथ में अगर हम ये बात कहें कि जो थीम ऑफ लव है ये मोटिव है तकरीबन हर किस्म के लिटरेचर का, और यही थीम किस तरीके से हैंडल किया जाता है स्पेसिफिक डिवाइसेस के ज़रिए, मुख्तलिफ़ ऑथर्स किस तरीके से यूज़ करते हैं, तो ये भी फोकस था रशियन फार्मलिस्ट का। नेक्स्ट है फोकस ऑन द टेक्स्ट। बार बार मैं कह चुका हूँ कि रशियन फार्मलिज्म में मेन फोकस था टेक्स्ट के ऊपर। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट फोकस इनका था सिर्फ और सिर्फ टेक्स्ट के ऊपर। क्लोज रीडिंग, रशियन फार्मलिज्म थ्योरी ये बात कहती है कि आप टेक्स्ट की बहुत क्लोज रीडिंग करें। आप देखें कहाँ पे पैटर्न्स हैं, कहाँ पे रिपीटिशन है, कहाँ पे वेरिएशंस हैं। आप ये देखें किस तरीके से लिटरेरी डिवाइसेस इस्तेमाल हुई हैं, राइम, रिदम, मीटर, एलिट्रेशन, इन चीज़ों को आप ढूंढें। आइडेंटिफाई स्पेसिफिक डिवाइसेस। रशियन फार्मलिस्ट ये बात कहते थे कि आप जब टेक्स्ट को पढ़ें तो आप देखें कि किस तरीके से डिवाइसेस का इस्तेमाल करके आम सी बात को भी स्ट्रेंज बना के बयान किया गया है। एनालाइज स्ट्रक्चर, आप स्ट्रक्चर, प्लॉट की स्ट्रक्चर को देखें, किस तरीके से जो सर्टेन प्लॉट एलिमेंट्स हैं वो बार बार रिपीट हो रहे हैं। नेक्स्ट है कि एक्सप्लेन द पर्पस ऑफ डिवाइसेस। रशियन फार्मलिज्म ये बात भी कहती है कि आप पर्पस बयान करें कि ये किस जगह पर क्यों इस्तेमाल किए गए हैं और टेक्स्ट के मीनिंग में किस तरह कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, और ये जो प्लॉट के एलिमेंट्स हैं ये किस तरीके से एम्प्लॉय किए गए हैं। अब हम कुछ एग्जांपल्स भी देख लेते हैं कि रशियन फार्मलिज्म के अंदर हम एक पोएम को किस तरीके से एनालाइज करेंगे। कि पोएम पे हम स्पेशल फोकस करेंगे राइम स्कीम के ऊपर, मीटर के ऊपर, एलिट्रेशन के ऊपर, एसोनेंस के ऊपर, इसके मीनिंग के ऊपर, वो किस तरीके से मर्ज हो रहा है, कौन सी डिवाइसेस यूज़ हुई हैं, और दोबारा पोएम को हम पढ़ेंगे, एनालाइज करेंगे इन डिवाइसेस को और किस तरीके से ये इफ़ेक्ट हो रही हैं और किस तरीके से इनकी लैंग्वेज आम लाइफ से डिफरेंट है। शॉर्ट स्टोरी को अगर हम रशियन फार्मलिज्म में अगर एनालाइज करेंगे, की नैरेटिव इवेंट्स देखेंगे और एक किस तरीके से प्लॉट को एग्जामिन करेंगे, ऑथर ने किस तरीके से इवेंट्स को ऑर्गेनाइज़ किया है, क्या रिलेशनशिप है मिडल, ओपनिंग, मिडल और क्लोज़ का, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्लॉट रीडर रिस्पांस के ऊपर किस तरह इफ़ेक्ट कर रही है, किस तरह करैक्टर्स आए हैं, और ये सब कुछ। जब हम नावल को पे आएंगे, रशियन फार्मलिज्म की थ्योरी जब नावल के ऊपर हम अप्लाई करेंगे तो हम देखेंगे कौन कौन सी रिकरिंग थीम्स हैं, इमेजेस हैं जो कि इस वर्क के अंदर आई हैं, और ऑथर ने किस तरीके से नैरेटिव डिवाइसेस यानी फ्लैशबैक, फोरशैडोइंग और पॉइंट ऑफ व्यू को किस तरीके से उन्होंने हैंडल किया है। और अब हम लिमिटेशन के अगर ज़िक्र करें तो काफ़ी तनकीद भी हुई है इस रशियन फार्मलिज्म के ऊपर। वो तनकीद क्या है कि इसका लिमिटेड फोकस है कि सिर्फ टेक्स्ट के ऊपर फोकस करके इन्होंने बहुत से एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं जो उनको निकाल दिया है, यानी ऑथर की लाइफ को निकाल दिया, हिस्टोरिकल कंडीशन, किस कंडीशन में टेक्स्ट लिखा गया उनको निकाल दिया है, और ये इसका लिमिटेशन है, थोड़े माइनस पॉइंट है इसका। डिवैल्यूएशन ऑफ कंटेंट के आपने सिर्फ फोकस टेक्स्ट के ऊपर किया है, जो कंटेंट है वो टेक्स्ट किस बारे में है आप उस पे फोकस नहीं करते, ये भी इसकी एक लिमिटेशन है। और सेकंड है कि हम ये बात कह सकते हैं कि रशियन फार्मलिज्म जो है ज़्यादा देर कैन बी मोर डिफ़िकल्ट टू अप्लाई टू लॉन्गर मोर कम्प्लेक्स लिटरेरी वर्क्स। हाँ, ये बात भी हम कह सकते हैं कि रशियन फार्मलिज्म को हम लंबे जो वर्क होगा, जो काफ़ी कम्प्लेक्स वर्क होगा, उसके ऊपर भी हमारे लिए अप्लाई करना थोड़ा मुश्किल होगा। तो यही
इसके मेन पॉइंट्स थे और लिमिटेशन भी थी कि इसके अंदर लिमिटेड सा फोकस होता है। और सबसे बड़ा जो इसके ऊपर क्रिटिसिज्म ये हुआ कि कंटेंट की डिवेलुएशन है। टेक्स्ट पे तो फोकस है, लेकिन टेक्स्ट किस चीज़ के बारे में लिखा गया है, टेक्स्ट किस बारे में बात कर रहा है, उस पे कोई फोकस भी नहीं है। तो ये था मेन थ्योरी रशियन फार्मलिज़म की।